हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला में। मैं दीपक पाल आप सभी के लिए मैंने इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री की क्लासेस चला रखी हैं और उसी में आज है नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं भाई अपना पहला क्वेश्चंस। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ये आपका क्वेश्चन है और चार ऑप्शन है आपके: अश्किनी, परूषणी, कोवा या कुरुमु, बिपाशा या सुतोदरी। इन चारों ऑप्शन में कौन सी नदियाँ अफगानिस्तान में स्थित थीं और उनका संबंध आर्यों से था, ये पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए, लगाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोवा या किरमू। ठीक है, जो ये कोवा है ना, कोवा नदी है, इसका ही नाम है काबुल। ठीक है, वर्तमान का नाम, प्राचीन नाम कोवा है और अब इसी को काबुल कहते हैं, और किरमू को कूरम। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपको पता चला कि कौन से आर्यों के साथ संबंधित थी, कोवा और किरमू। यहाँ पर आस्कनी है, मैंने आपको कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वह ज़रूर देखना। आस्कनी नदी का वर्तमान में नाम है चेनाब नदी। ठीक है, और आपकी जो है ना, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और ये परूषणी है बी ऑप्शन पे, आपकी जो परूषणी है ये वाली, इसका वर्तमान में नाम है रावी, रावी नदी। क्या है दोस्तों? रावी नदी। और यहाँ पे सुतोदरी है, ये है सतलज नदी। ठीक है, ये इनके प्राचीन नाम है, ये वाले जो हैं सुतोदरी। प्राचीन काल में इसे सुतोदरी कहते थे, वही सतलज नदी को। रावी नदी को परूषणी कहते थे और कोवा को काबुल कहते थे। ठीक है ना, ये वैदिक नदियाँ हैं सब, जो मैंने ऑप्शन में दे रखी हैं सारी क्या है, वैदिक नदियाँ हैं। तो आपको ध्यान देना है, आशकनी, परूषणी, कोवा, बिपाशा, सुतोदरी, ये जो हैं ये वैदिक नदियाँ हैं। और आधुनिक नाम अब इनके, आशकनी का चेनाब नदी हो गया है, चेनाब। परूषणी का आपका रावी हो गया है, कोवा का काबुल हो गया है, और सुतोदरी का आपको सतलज हो गया है। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ये पूछा गया आपको कि इन चारों ऑप्शन में से किस में मोक्ष की चर्चा सर्वाधिक मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। तो बताइए भाई, जो मोक्ष है ना, आपको मोक्ष शब्द बार बार जो प्रयुक्त हुआ है वह आपका हुआ है भाई उपनिषद में। ठीक है ना, वेदों में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। मोक्ष शब्द की जो भी पुनरावृत्ति होगी बार बार, वह आपको उपनिषद के अंतर्गत आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है, तो आपको उपनिषद ही लगाना है। ठीक है, और पहली बार जो ये मोक्ष शब्द आया था, ये आपका आया था भाई श्वेताश्वर उपनिषद में। किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में। ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत, ऋत का अर्थ है, ऋत का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए भाई, ऋत का क्या अर्थ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऋत के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो दोस्तों, ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत से माना गया है। ऋग्वेद में इसका काफ़ी वर्णन है। और ठीक है, और ऋत को हमने प्राकृतिक नियम से सुशोभित किया है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे पुरोहित माना जाता था? पुरोहित किसे माना गया है, ये आपसे पूछा है। तो वही
वैदिक देवताओं में पुरोहित किसे माना जाता है? अग्नि को, बृहस्पति को, इंद्र को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो पुरोहित माना गया है उसको पुरोहित माना जाता है आपका बृहस्पति को। ठीक है, ये याद रखना। तो अभी आपसे पूछे कि वैदिक देवताओं में पुरोहित किसे माना गया है, तो बृहस्पति को माना गया है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? जो आपका निष्क था ये किस अंग का आभूषण था, ये आपसे पूछा गया है। कान का, गला का, बाहु का, या कलाई का? तो वही निष्क जो था ये गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था। निष्क जो था क्या था? गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार, पहने जाने वाला हार। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है मित्र, बिल्कुल। तो क्या हो गया? गले का। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? बताइए भाई। देखिए, प्राचीन काल में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में जो सबसे पहले आएंगे वो सबसे मूल्य वाली मुद्रा थी, वह थी आपकी निशाका। ठीक है, फर्स्ट पे कौन थी? निशाका, जो सर्वाधिक मूल्य वाली वस्तु आती थी। दूसरे पर आपको मिलेगा सुवर्ण, और तीसरे पर आपके मिलेगा मशाका। जो मशाका है ये सबसे कम मूल्य वाली, मतलब सबसे सस्ती वस्तु थी, ये आप मान सकते हैं। निशाका सबसे महंगी वस्तु थी। तो बताइए कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, क्या जाने जाएंगे भाई? स्वर्ण आभूषण। ठीक है, क्या माने जाएंगे? सुवर्ण आभूषण, क्योंकि सर्वाधिक मूल्य वाली मुद्रा को हम निशाका कहते थे भाई प्राचीन काल में। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर स्वर्ण आभूषण ए। दोस्तों ये आपका वैदिक साहित्य चल रहा है, इसके बाद सीधे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के क्वेश्चंस आएंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पर मैं आपको छोड़ूंगा कुछ नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे आपको क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगस कोई महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पूछा गया भाई, बहुत बार क्वेश्चन आता है। आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक ये, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ए ऑप्शन। बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। सी ऑप्शन है, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विचार कीजिए भाई, बोगज कोई किससे संबंधित था? दोस्तों ये बोगस कोई था ना, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेखों में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे इंद्र, देवताएं थे ना, इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे, तो नाशत्य थे, का उल्लेख सर्वाधिक बार बोगस कोई के अभिलेखों में मिलता है। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्वेश्चन भी आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। वे बोगस कोई क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ के जो अभिलेख थे ना, उनमें वैदिक देवताओं और देवियों का नामों उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए बिल्कुल यही क्वेश्चन रिपीट हुआ और अलग तरीके से आया एग्जाम में, कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, कौन सा है भाई? बोगस कोई है। अभी मैंने बिल्कुल आपको बताया है पीछे, तो बी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए मेरी आदत है बिना बोले आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराना। मैं आता हूँ एकदम से आपको 10 से 12 मिनट में बहुत सारे प्रश्न दे के करा के चला जाता हूँ और नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन करने लगता हूँ। ठीक है ना, इससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होता है और आपको अच्छा कंटेंट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, पुरुष मेघ का जिसमें उल्लेख हुआ वह ग्रंथ कौन सा है भाई? वह है भाई शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण युग वेद का एक ब्राह्मण है जिसमें पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है। किसका है भाई? ये
यजुर्वेद से संबंधित है। मैंने आपको कल भी कराया, अगर आप वीडियो से कनेक्ट है ना लगातार तो आप आधे क्वेश्चन तो अपना आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। आप देखे होंगे कि जब शादियाँ होती हैं तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा आपका गोत्र क्या है, बेटी आपका गोत्र क्या है, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही वाला गोत्र है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है भाई। तो वही गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। कहाँ हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, और देखिए जो गोत्र है ना, गोत्र का अर्थ होता है भाई गोष्ठ, गोष्ठ होता है। और गोष्ठ का मतलब है, अर्थ है वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। जब भी तो कहते हैं नहीं गोत्र बताइए भाई आपका गोत्र क्या है। जैसे मेरा बिचरौलिया है, आपका और कुछ होगा, आपके सामने वाले का और कुछ होगा, उसके सामने वाले का और कुछ होगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, आपका ऋग्वेद में मिलता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, या इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और होगा। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10,000 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। भाई बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। ठीक है, कि ऋग्वेद में एक उल्लेखित है, काफ़ी उल्लेखित एक प्रसिद्ध युद्ध था, 10 राजाओं का युद्ध था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो भाई 10 राजाओं का युद्ध हुआ था परुष्णी नदी पर। कहाँ पर, परुष्णी। और परुष्णों का आधुनिक नाम क्या है, रावी नदी के किनारे पर। कहाँ हुआ था, रावी नदी के किनारे पर हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कहाँ हुआ था, परुष्णी पर हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है भाई, आप इजली कर लोगे, स्लाइड छोटी कर लेता हूँ समझाने के लिए। अभी आपको बताया है बिल्कुल, और आपको ही करना है ये। वैदिक नदियाँ दे रखी है, कोबा, परुष्णी, सादा नीरा है, सतोदरी आधुनिक नाम है उसके। कोबा का क्या था भाई, काबुल था। एक का दो ऑप्शन कहाँ है भाई, एक का दो किस में है, एक का दो केवल एक में है भाई, एलिमिनेट हो गया। तो ए बी ऑप्शन राइट है भाई। देखा ना क्वेश्चन कैसे करते हैं, इजीली कर लिया कि नहीं, बताइए कर लिया कि नहीं। बी ऑप्शन पता चला भाई। कोबा के आधुनिक नाम क्या है, काबुल है। परुष्णी का रावी है, मैंने अभी भी आपको बताया है। और सतोदरी का आपका सतलज है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे नहीं पता था कि सदा नीरा का क्या है, सदा नीरा का मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैंने केवल एक कोबा से ही पकड़ लिया वही ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, घबराना नहीं है। कोबा काबुल, सीधे ए ऑप्शन का टी, एलिमिनेशन हो गया भाई सारा। बी ए भी कट गया, सी भी कट गया, डी भी कट गया, और ये ऑप्शन राइट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो अपनी वीडियो में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।